कहानी है 1303 की। कब की कहानी है? 1303। कहानी कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की कहानी? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में 1303 में आपको मालूम है अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रावल रतन सिंह का संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के बीच में एक ऐसी कहानी जो लगातार सुनी जाती है, कही जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है और इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गई है, उस कहानी की अपन बातचीत कर रहे हैं। रानी पद्मिनी, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी, इन तीनों के बीच के जो संघर्ष की कहानी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, कवि आए थे कुछ सालों पहले, पंडित नरेंद्र मिश्र नाम था उनका। क्या नाम था? पंडित नरेंद्र मिश्र। वो मेवाड़ के ही कवि थे और उन्हीं के जो पहले जो पूर्वज थे, वो पूर्वज यहाँ मेवाड़ राजघराने के अंदर राजपुरोहित रहे, यानी कि उस जमाने में वो दरबार के अंदर मौजूद थे। उन्होंने एक कविता लिखी है। उस कविता की आगे की जो पंक्तियां वो इस प्रकार से है कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। क्या पंक्ति है? दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। यानी कि उस लाइन की जो गरिमा है उसको समझो आप। वो कह रहा है कि यहाँ जितना रक्त बहा, यहाँ के लोगों ने जितना संघर्ष किया, उस संघर्ष के कारण राजस्थान की जो मिट्टी है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? चंदन के बराबर है। और चंदन आपको पता है बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो ये बात, ये लाइनें जो है उन्होंने कही और सिद्ध कही। उसके अंदर क्या कहानी है पूरी मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले कहानी शुरू होती है कहां से? रानी पद्मिनी से। कहानी कहां से शुरू होती है हमारी? रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी जो है सिंहाल द्वीप की रहने वाली थी। कहां की रहने वाली थी? सिंहाल द्वीप, जो वर्तमान हमारा क्या कहां पड़ता है? श्रीलंका के अंदर। उनके पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। और माता का नाम क्या था? चंपावती। अब इन रानी के पास में आप देख रहे हैं तोता भी था जिसका नाम था हीरामन तोता। क्या नाम था? हीरामन तोता। ये बोलने वाला तोता था और इससे ये बहुत ज्यादा क्या करते थे? लगाव करते थे। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि रानी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, रानी पद्मिनी। आप देख रहे हैं, हालांकि ये चित्र बाद में बनाए गए चित्र हैं। उस जमाने में ना तो भाई कैमरे हुआ करते थे, ना मोबाइल के सेल्फी ले लें अपन, ऐसा संभव नहीं था। तो एक बनाई गई प्रतिकृति है। लेकिन ये ध्यान रखो कि इतनी ज्यादा सुंदर ये रानी थी, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब पानी भी पीती थी तो गले के अंदर से वो पानी हमको नजर आता था। और ऐसा कहते हैं कई लोग कि जब पान खाती थी तो पान के अंदर से वो जो रेड कलर का अंदर जाता था ना, वहां से गले के अंदर से लाल रंग भी दिखाई देता था। मैं कहूंगा सुंदर महिला थी। कौन? रानी पद्मिनी। अब इनके पिताजी ने क्या रचाया? स्वयंवर रचाया। स्वयंवर के दौरान पहुंचे थे कौन? रावल रतन सिंह। और उस स्वयंवर के अंदर रावल रतन सिंह ने सामने वाले जितने राजा थे उनको सबको क्या कर दिया? परास्त कर दिया। मतलब चूज करना होता है तो अंतिम में उस शर्त को किसने जीत लिया था? रावल रतन सिंह ने। और उस शर्त को जीतने के कारण से रानी पद्मिनी इनकी क्या बन गई थी? पत्नी बन गई थी। क्या बन गई थी? पत्नी। और ब्याह कर ये कहां ले आए? चित्तौड़गढ़ में। कहां ले आए? चित्तौड़गढ़ में। ये आपको चित्तौड़ का किला नजर आ रहा है। तो चित्तौड़गढ़ में आकर के आराम से खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन तभी एक घटना घटी इनके दरबार में। किनके दरबार में? रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहता था, उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। वो काली विद्याएं जानता था। तो वो काली विद्याएं कर रहा था किसको हासिल करने के लिए? रानी पद्मिनी को। क्योंकि उसकी बुरी नजर थी किसके ऊपर? रानी पद्मिनी के ऊपर। वो उसको हासिल करने के लिए कई प्रकार की काली विद्याएं कर रहा था, जिसको दरबार के किसी व्यक्ति ने देख लिया और जाकर के किसको सूचना दे दी? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह गुस्से से पागल हो गए और वो उसकी गर्दन काटने ही वाले थे। तभी एक मंत्री ने उनको सुझाव दिया कि ये हमारे ही दरबार का व्यक्ति है, अगर आप इसको मार देंगे तो प्रजा में संदेश अच्छा नहीं जाएगा। तो आप क्या करो, इसको अपमानित करके यहां से निकाल दो, मारो मत, इसकी जान मत लो। तो उसको अपमानित किया गया। कई लोग कहते हैं कि उसका मुंह काला करके उसको गधे पे बिठाया गया। कहां बिठाया गया? गधे पे। और गधे के ऊपर पूरा भ्रमण कराया गया और बाद में वहां से क्या कर दिया गया? निष्कासित, वापस लौट कर कभी आना मत। इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया कौन? राघव चेतन। उसने कहा कि मुझे गधे पर बिठाकर अपमानित किया, पूरे दरबार से मुझे निष्कासित कर दिया गया और कहा गया कि वापस लौटकर मत आना। तो वो बदला लेना चाह रहा था किससे? रावल रतन सिंह से। बदला लेने के उद्देश्य से वो सीधा किसके पास पहुंच जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में मौजूद था और ये कितना बड़ा नालायक था वो उस जमाने के सारे लोग जानते ही थे कि इसकी जो नजर है महिलाओं पर थोड़ी सी गलत नजर रखता है। महिलाओं पर कैसी नजर रखता है? गलत। तो वो सारी चीजें पता थी वहां के लोगों को और राघव चेतन को भी पता थी। तो उसने कहा अगर रानी पद्मिनी मेरी नहीं हुई तो मैं रतन सिंह के पास भी रहने नहीं दूंगा। और मैं बदला लेने के उद्देश्य से वो किसके पास चला गया? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली के आसपास के जो जंगल है वहां पर क्या खेलने जाते थे? शिकार। उस दौरान ये जो राघव चेतन है ये एक अच्छा संगीतज्ञ भी था। ध्यान रखना आप, राघव चेतन जो है अच्छी बांसुरी वगैरह बजाना भी जानता था। तो ये वहां जंगल में बैठ करके क्या बजा रहा था? बांसुरी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना वहां पर आई तो अलाउद्दीन ने उस बांसुरी की मीठी धुनी सुनी तो अपने सैनिकों को आदेश दिया, कौन बजा रहा है उसको लेकर आओ।
उसको मेरे दरबार में रहना चाहिए। तो लोग लेकर के आए उस राघव चेतन को किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी ने उससे पूछा कि क्या नाम है तेरा? उसने कहा राघव चेतन। तो क्या करते हो? तो संगीतज्ञ हूं। तो कहां से आए हो? तो चित्तौड़ प्रांत से आया हूं। फिर उसने बातों बातों में रानी पद्मिनी की क्या कर दी? बड़ाई कर दी कि मैं तो ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां की रानी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि इस पूरे भारत के अंदर कहीं कोई ऐसी दूसरी सुंदर रानी नहीं होगी। तो अलाउद्दीन ने कहा क्या मेरे हरम में भी नहीं है? उन्होंने कहा अरे महाराज मैं आपके बारे में क्या कहूं, रानी पद्मिनी जैसी रानी तो कहीं मौजूद ही नहीं है। इतना बखान सुनकर इसका जी क्या हो गया? ललचा गया। इसका जी क्या हो गया? ललचा गया। लालची आदमी तो था ही। इसका मन आ गया किसके ऊपर? रानी पद्मिनी पर। इसने कहा देखना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। इसके लिए इसने यहां पर ऐसा कहा जाता है कि इसने पहले तो संदेशा भिजवाया किसको? रावल रतन सिंह को। हालांकि ये जब वहां पर चित्तौड़ पर चढ़ाई करने वाला था उससे पहले इसने पूरा पता लगाया कि भाई चित्तौड़ के लोग किस तरीके के लोग हैं, क्या स्थिति है। तो इसको पता लगा कि चित्तौड़ में तो राजपूतों का राज है और वहां की जो मिट्टी रही है वो लड़ने वाली मिट्टी रही है, ऐसे आसानी से हार मानेगी नहीं। मेवाड़ तो इस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो कहीं ना कहीं ये समझ गया अलाउद्दीन खिलजी कि डायरेक्ट हासिल नहीं होगी, इसलिए इसने छल का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? छल का। ऐसा कहा जाता है कि इसने संदेश भिजवाया किसको? रावल रतन सिंह को कि मैं आपकी जो रानी है उनकी एक बार क्या करना चाहता हूं? दर्शन करना चाहता हूं। अब कई लोग इसको अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। कुछ इतिहासकार यूं भी कहते हैं कि अलाउद्दीन ने यूं भिजवाया कि आप रानी दिखाते तो हो नहीं लेकिन मैं उनको बहन की तरह देखना चाहता हूं। ऐसा कुछ लोग लिखते हैं कि इसने कहा कि मैं बहन मान रहा हूं और मैं केवल एक झलक देखना चाहता हूं। लेकिन उस जमाने में राजा महाराजा अपनी रानी को किसी और को दिखाते नहीं थे, अपमान माना जाता था। तो जैसे ही ये न्यूज सुनी किसने? रावल रतन सिंह ने। इनका भी खून गर्म हो गया और इनका खून जब गर्म हो गया तो इन्होंने सोचा कि यार मैं अपनी रानी के दर्शन उसको कैसे करा सकता हूं। तो आसपास जो मंत्री बैठे थे उनसे इन्होंने राय ली। फिर राय लेने पर पता लगा कि अलाउद्दीन खिलजी तो बड़ा नालायक आदमी है, वो दिल्ली में बैठा है, उसकी सेना भी बहुत ज्यादा विशाल सेना है और आने वाले दिनों में कुछ मंत्रियों ने ऐसा कहा कि अगर वो आक्रमण करेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान उसका भी होगा, हमारा भी होगा, दोनों का होगा। केवल दर्शन प्राप्त करना चाह रहा है तो हम एक बार समझ लेते हैं। इतना सुनकर वहां दरबार में मौजूद गोरा और बादल दोनों प्रमुख सेनापति थे किसके? रावल रतन सिंह के। तो गोरा जो था वो चाचा था और बादल जो था वो क्या था? भतीजा। दोनों आपस में चाचा और भतीजा थे। तो गोरा थोड़े से 80 वर्ष के बुजुर्ग थे ऐसा माना जाता है और बादल जो था वो यंग ब्लड व्यक्ति था, नया नया लड़का था। तो जैसे उन्होंने खबर सुनी तो गोरा और बादल दोनों की तलवारें क्या आ गई? बाहर आ गई कि राजा आप इस तरीके की बात कर रहे हो, हमारी मां समान रानी के दर्शन आप उसको कराना चाह रहे हो? ऐसा अगर उन्होंने तलवारें क्या कर ली? बाहर निकाल ली। तो फिर रतन सिंह ने कहा कि गोरा और बादल जी आप थोड़ा शांति बनाए रखें, आप तलवारें क्या कर लो? अंदर रख लो। तो गोरा ने कहा कि अब मेरी तलवार जब म्यान से बाहर आ गई तो खून लेकर के ही वापस अंदर जाएगी और अगर मेरे रहते आप ऐसा कार्य करेंगे तो फिर मैं इस राज्य में आपके साथ नहीं रहूंगा। ऐसा कहकर वो बड़ा क्रोधित हो गया। तब रावल रतन सिंह ने कहा कि हर समय आप जोश दिखाते रहते हो, हर समय क्रोध दिखाते हो, इस समय बहुत चिंता की घड़ी है, थोड़ा ध्यान से काम लो। इस तरीके से थोड़ा सा उन्होंने डांट दिया। किसको डांट दिया? गोरा को। और वो बात गोरा को कहां लग गई? दिल पे। गोरा वहां से स्वतः ही, गोरा और बादल दोनों वहां से स्वतः ही जंगल की ओर निकल गए और उन्होंने कहा अब हम वापस लौटकर चित्तौड़ में नहीं आएंगे। ये करके वो वहां से निकल गए। अब इधर पूरा आयोजन बनाया गया, अलाउद्दीन के आने की पूरी जानकारी थी। उन्होंने कहा केवल इसको दर्शन कराने। अब दर्शन भी काहे में कराने? कई लोग बताते कांच में दिखाया, लेकिन उस समय तक कांच का आविष्कार नहीं हुआ था। कहानी कब की? 1303 की। तब तक कांच मार्केट में नहीं आया था। उन्होंने दिखाया, उसको पानी में दिखाने की योजना बनाई। महल बना हुआ रानी पद्मिनी महल, वहां झरोखे बने हुए हैं। झरोखे से वो रानी देखेगी तो कहां गिरेगी? छाया कहां गिरेगी? पानी में। पानी से वो उसके दर्शन लाभ लेगा। ऐसा वहां पर पूरी व्यवस्था की गई। तो इधर अलाउद्दीन ने बड़ा छल किया। ये अपने साथ कुछ विश्वसनीय और ताकतवर सैनिकों को लेके गया। इसके मन में पूरी प्लानिंग थी कि मैं किस तरीके से क्या करूंगा। तो ये अपने साथ कुछ खास लोगों को लेकर वहां पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद जैसे ही रानी पद्मिनी का जब इसने चेहरा उस पानी में देखा तो इसका दिमाग क्या हो गया? खराब। इसने कहा कि अब तो मुझे रानी पद्मिनी चाहिए ही चाहिए। ये तो मेरे पास होनी चाहिए। मैं दिल्ली का राजा, ये केवल रावल रतन सिंह मेवाड़ का राजा, इसके पास इतनी सुंदर रानी और मेरे पास बिल्कुल इस तरीके से नहीं चलेगा। उसके मन में लोभ आ गया। क्या आ गया? लोभ। मन में सोचा होगा ऐसा, इसने बोला थोड़ी होगा मैं लेके जाऊंगा, मेरे को मतलब चाहिए, ऐसा थोड़ी कहा होगा इसने। सोचा होगा इसने। क्या किया होगा? मन में सोचा होगा कि अब मुझे रानी पद्मिनी साथ में लेकर के जानी। तो हुआ ये कि भाई ये सारा घटनाक्रम हो गया दिखाने का और अलाउद्दीन वहां से वापस निकलने लगा। अब हमारे मेवाड़ में एक बड़ा अच्छा रिवाज है, आप देखना, आप कहीं बाहर जाओगे ज्यादा रिवाज नहीं, अपने यहाँ काफी रिवाज है। कोई मेहमान आता है
तो मेहमान को वापस छोड़ने के लिए साथ साथ जाते हैं, वाह आवजू, वाह आवजू, वाह काले पैर आवजू। अब अंदर से कह रहा है कल मत आना, पर कहना चाह रहा है आवजू, वाह काला आवजू, मतलब कहने का रिवाज है, बाहर जाके ऐसे हाथ जोड़ के पधारना है, आना आना, ठीक है, यूं करते हैं। तो ये करने का रिवाज था, हमारे यहाँ पर संस्कार थे। तो ये जो रतन सिंह जी है उनको तो ध्यान रहा नहीं कि मेरे पीछे आगे पीछे सेना है या नहीं, तो वो एक संस्कारवान व्यक्ति थे, बड़े अच्छे कुशल योद्धा भी थे, बहादुर आदमी था। लेकिन उन्होंने देखा कि यार कोई मेहमान आया है, तो ये मेरा क्या है, मेहमान को मैं छोड़ने जा रहा हूं बाहर। तो ये छोड़ने के लिए ऐसे गेट के नजदीक तक जाते हैं और आना यूं कुछ कह रहे होंगे। उसी दौरान उधर अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक थे वो पूरी तैयारी से आए थे। जैसे ही वो गेट के नजदीक आए, कौन, रावल रतन सिंह, धक्का मार के उनको कहां निकल दिया गया, गेट से बाहर, और गेट क्या कर दिए गए, बंद। अब रावल रतन सिंह किसके कब्जे में आ गए, अलाउद्दीन खिलजी के। और खिलजी उनको कैद करके, क्योंकि वो अकेले पड़ गए बेचारे, और उधर पूरी लंबी सेना खड़ी थी उसके बाहर, कैद करके लेकर के कहां चले गए, दिल्ली। दिल्ली से वहां पर भिजवाया गया एक क्या संदेश, किसको, रानी पद्मिनी को, कि 10 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, 10। अब आप सोच रहे होंगे सर 10 दिन क्यों, अरे भाई यहां से वहां जाने में 10 दिन तो लगेंगे कि नहीं। तो 10 दिन के अंदर अंदर रानी पद्मिनी स्वयं मेरे पास आ जाए तो राणा को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा राणा की क्या कर दी जाएगी, हत्या कर दी जाएगी, ऐसा धमकी भेजी गई। और जब ये सुना किसने, रानी पद्मिनी ने, तो एक बार वो विचलित हो उठी और काफी क्रोधित हुई। लेकिन अब वो महिला थी उस समय, और उन्होंने देखा राजा भी वहां कब्जे में आ गए, इधर गोरा और बादल भी कहां चले गए, जंगलों में। अब सेना की अगुवाई करेगा कौन। तब वो रानी पद्मिनी जाती है कहां, जंगल में। कहां जाती है, जंगल में। जंगल में जाकर के वो ढूंढने लगती किसको, गोरा और बादल को। अचानक जंगल में एक जगह पर कौन दिख जाते हैं, गोरा और बादल। तब वो रानी पद्मिनी हाथ जोड़ करके इनका अभिवादन करती है और कहती है कि आप जैसे वीर योद्धा की आवश्यकता इस समय चित्तौड़ दुर्ग को है, और आप यहाँ जंगल में खाक छान रहे हैं, आपको कहां होना चाहिए, आपको दरबार में होना चाहिए। तब गोरा कहता है कि मेरा अपमान हुआ है, और जब तक मेरा अपमान का जो मैं बदला नहीं ले लूं तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं। तब रानी पद्मिनी उनसे एक विनम्र स्वभाव में कहती है कि ठीक है, आप अपने अपमान का बदला लेते रहिए, कल अगर मैं दिल्ली चली गई तो आने वाले दिनों में जो इतिहास होगा वो कभी आपको माफ नहीं करेगा। ऐसा कहकर उनको कहती है कि मुझे वहां बुलाया गया है और राणा को कैद कर लिया गया है, अब यहां से कौन जाएगा, मुझे जाना ही होगा, और अगर मैं चली गई तो आने वाला पूरा इतिहास मेवाड़ का कलंकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलंकित। इतना सुनकर गोरा जो है वो बहुत क्रोध से भर जाते हैं और तलवार निकाल करके वो कहते हैं कि जब तक मेरे कंधे पर यह दुर्जय शीश रहेगा तब तक महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। इस लाइन को समझो, क्या कह रहा है वो, गोरा कह रहा है कि जब तक मेरे कंधे के ऊपर मेरा क्या रहेगा, ये शीश रहेगा, तब तक महाकाल स्वयं भी आ जाए, महादेव स्वयं भी आ जाए, तब भी राणा का उनसे मस्तक नहीं कटेगा, यानी मैं कटने नहीं दूंगा। ये प्रण दे दिया उन्होंने किसको, रानी पद्मिनी को। और उस समय जबान की बड़ी वैल्यू थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल तो सब हो जाता है, आजकल तो वचन चला जाए पर प्राण न जाए। प्राण कैसे ही बच जाने चाहिए, वचन 1000 बार बोल के झूठ बोल दो, कितने झूठ बोल दो, हाँ हाँ काले आबू ये बोल के थोड़ी देर बोले कहां तक आया, नहीं ये कागदर तक आया हूं मैं, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। बैठा होता है ठेठ खिरवाड़ा, कह रहा कागदर तक आई क्यों हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, लोकेशन निकालो पता लगता है अभी तो गिरोड़ा ही बैठा है। बात समझ रहे हो क्या हो, आजकल सब चल रहा है। उस जमाने में मस्तक एक बार जबान दे दी, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू थी, कोई स्टाम्प नहीं, 1000 2000 का कोई स्टाम्प नहीं चाहिए, बोल दिया वो फाइनल। तो इन्होंने क्या कहा कि जब तक मेरे कंधे पर यह दुर्जय शीश रहेगा तब तक महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। ये बात सुनकर के रोंगटे खड़े हो गए वहां पर सब लोगों के, और वो पहुंच गए कहां पर, चित्तौड़ के दुर्ग में। फिर रणनीति बनाई किसने, गोरा और बादल ने रणनीति बनाई। इन्होंने एक यहां से खत भेजा किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, कि रानी पद्मिनी आपके पास आने के लिए तैयार है। इतना सुनकर तो अलाउद्दीन खिलजी आहा, दिल गार्डन गार्डन हो गया उसका दिल क्या हो गया, गार्डन गार्डन। उस नालायक को तो यही आवश्यकता थी, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा, इन्होंने गोरा और बादल ने, रानी बहुत बड़ी रानी है, मेवाड़ की रानी है, अकेली नहीं आएगी भैया, ये आएगी 700 डोलों के साथ। कितने डोलों के साथ आएंगे, 700, क्योंकि इस पूरे राज दरबार में इनकी बहुत सारी दासियां हैं, वो सारी दासियां इनकी वहां चाहिए। तो यहां से टोटल 700 डोले आएंगे, आप तो इंतजाम करो, अगर शर्त मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो हमारे को कोई गरज नहीं। रानी आएगी तो केवल कितने डोलों के साथ, 700 डोलों। अलाउद्दीन का तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, उसने कहा आने दो। हमने मांगा कितना, 1, आप कितने ला रहे हो, 700। स्वागत है, क्या है, स्वागत। ऐसा किसने सोचा, अलाउद्दीन। लेकिन यहां एक रणनीति बनाई किसने, गोरा ने।
इन्होंने डोले तैयार करवाए 700 डोले। अब डोलों को पकड़ने के लिए 4 आदमी चाहिए। डोली होती है, समझ रहे हो, अंदर एक बंदा बैठता है और 4 लोग पकड़ते हैं। तो पकड़ने के लिए कितने बंदे चाहिए? 4। और अंदर एक बैठी होगी, कोई न कोई जो भी रानी है, दासी है, बैठी होगी। तो टोटल एक डोले के अंदर कितने हो गए? 5 लोग। 700 डोले में कितने लोग हो जाएंगे? 3500 लोग। कितने लोग हो जाएंगे? 3500। सबने महिलाओं के वेश धारण किए। किसके वेश धारण किए? महिलाओं के। और जो विश्वसनीय सैनिक थे, जो एकदम ताकतवर सैनिक थे, उनको इसने घोड़ा ने क्या कर लिए? तैयार कर लिए। तैयार करके किसमें बिठा दिए गए? डोलों के अंदर। और जब डोले यहां से रवाना हुए और दिल्ली के सरहद के आसपास पहुंचने वाले थे, तभी वहां से दिल्ली के जो अलाउद्दीन खिलजी के जो चमचे होते हैं इधर उधर बैठे हुए, हाँ साहब आ रहे डोले आ रहे, तो तोड़ के गए अंदर कहने के लिए अलाउद्दीन को, डोले आ रहे, रानी पद्मिनी आ रही है। तो इसका तो दिल बिल्कुल फट के बाहर आने वाला था। इसने कहा कि भाई बहुत बढ़िया बात है, आ रहे तो आ रहे, तो कितने हैं? 700 डोले हैं। लेकिन महाराज एक शर्त भिजवाई उन्होंने। क्या शर्त है? रानी पद्मिनी कह रही है कि भाई आज तक तो मैं किधर थी? रावल रतन सिंह के पास, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए मैं आपके पास आई हूं, परंतु अंतिम दर्शन में अपने पति परमेश्वर के करना चाहती हूं, क्योंकि वास्तव पति तो मेरे वही है, आप तो छल कर रहे हो। ऐसा उन्होंने वहां से क्या भिजवाया? संदेश। अब हालांकि उन डोलों में कोई रानी पद्मिनी मौजूद नहीं थी। सब कौन मौजूद थे? सैनिक। और साथ में लेकर गए थे एक लोहार। क्या लेके गए थे? लोहार। घोड़ा की रणनीति देखो, उसको पता था कि राणा को कैद कर रखा होगा और उस लोहे को काटने के लिए क्या चाहिएगा? लोहार चाहिएगा। सब बिल्कुल महिला का वेश धारण करके गए हुए थे। तो वहां से अलाउद्दीन ने कहा ठीक है, 10 डोलों को आने दो। कितने डोलों को? 10। रानी के साथ साथ 10 डोले राणा के पास भिजवा दिए जाए, अंतिम दर्शन प्राप्त कर लेने दो। इधर अलाउद्दीन सोच रहा है, हाँ कर लो प्राप्त, क्या दिक्कत है, कल के बाद तो हमारे हो, करो लास्ट दर्शन करो। तो ये बिल्कुल अंदर ही अंदर क्या हो रहा? खुश हो रहा। उधर जैसे ही 10 डोले अंदर प्रवेश कर गए, तब धीरे से गोरा ने बादल को बुला के कह दिया कि ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। चारों तरफ खिलजी की सेना मौजूद है ना? अंदर हम केवल मुट्ठी भर आए, 3500 बहुत कम, वहां लाखों की सेना। कितनी सेना? उधर लाखों की सेना घिरी हुई है और अंदर मुट्ठी भर सैनिक गए। और उधर उसने कहा अपने भतीजे को बुलाकर, अंतिम बार गले मिल लो। कितनी बार गले मिल लो? अंतिम बार। क्या पता कल गले मिलने मिले या ना मिले। उसको पता था अंदर आए हैं, इसका मतलब हमको मरना है या मारना है। वो रणनीति बनाता है, कहता है 10 डोले अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप बाहर की तरफ ऐसी व्यवस्था करो कि राणा जैसे ही छूट कर आए तो घोड़े आंधी की गति से जाने चाहिए। किस गति से जाने चाहिए? आंधी की गति से। बाकी पूरी सेना को रोक लेंगे हम। इस पूरी तरीके से रणनीति उन्होंने बनाई गई। मुट्ठी भर सैनिक, ताकत देखो उनकी, आप उनका दिमाग देखो, उस समय का साहस देखो। और आप सोचो, लाखों की सेना में अपने लोग अपन घिरे हो तो आधे तो सोच के मर जाएंगे, अभी मर जाएंगे, अभी आधो को अटैक आ जाए, आधो क्या जाए अटैक। उन्होंने कहा कि भाई या तो मरेंगे या मारेंगे, लेकिन राणा को यहां से सकुशल क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। पूरी रणनीति बनाई गई। 10 डोले अंदर प्रवेश हुए। जैसे ही राणा के पास वो डोले पहुंचे, अंदर से महिला वेश में जो लोहार था, जो पद्मिनी बनकर आया था, वो बाहर निकला और उसने फटाफट बेड़िया क्या कर दी? काट दी। अंदर जो तैनात सैनिक थे उनको उन्होंने क्या कर दिया? मार डाला। और वहां से उन्होंने राणा को छुड़वा लिया। लेकिन आप ध्यान रखो कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, जफर। क्या नाम था? जफर। वो स्टार्ट से शक कर रहा था। किसके ऊपर? इन घोड़ा और बादल पर। उन्होंने कहा मेवाड़ का इतिहास रहा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, और गर्दन कट जाए लेकिन स्वाभिमान हटना नहीं चाहिए। ये मेवाड़ का इतिहास रहा है। और ये आसानी से 700 डोले लेकर आ गई पद्मिनी। तो उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसने कहा कि वो वहां के लोग अपने आप को कट कर मर जाना पसंद करते हैं, ये इतनी आसानी से आ कैसे गए? तो जफर लगातार वहां नजर बनाए हुए था। और जफर ने वो सीन देख लिया कि वो राणा को क्या कर रहे हैं? छुड़ा लिया है और अब बिठाकर वहां से क्या कर रहे हैं? रवाना कर रहे हैं। जफर तुरंत पहुंचा किसके पास? खिलजी के पास। और उसने कहा कि मैंने आपको कहा था यहाँ क्या हुआ है? धोखा। जो मेवाड़ बड़ी बड़ी सेनाओं के सामने नहीं झुका, वो आपके सामने झुक जाएगा? नहीं झुकेगा। वो बड़ी रणनीति के साथ आए हैं और राणा को छुड़ाकर क्या कर रहे हैं? ले जा रहे हैं। तीव्र गति से राणा को छुड़ाकर और वहां से किधर भेजा गया? चित्तौड़ की तरफ घोड़ों पर भेजा गया। पूरी सेना तैयार थी। इधर से अलाउद्दीन ने कहा धोखा हुआ है, क्या कर दो? आक्रमण। पूरी सेना भूखे शेर की तरह किसके ऊपर टूट पड़ी? घोड़ा और बादल पर। अलाउद्दीन ने कहा चाहे जो हो जाए, इन दोनों का रक्त चाहिए मुझे। क्या चाहिए? रक्त। और तब यहां पर घोड़ा और बादल अपनी सेना को कहते हैं कि या तुम मरेंगे या मारेंगे, लेकिन एक भी सैनिक राणा के पीछे जाना नहीं चाहिए। ये दोनों आंधी की गति से लड़ते हैं। इनके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि जब लड़ रहे थे ऐसा लग रहा था कि एक आदमी नहीं लड़ रहा, 1000 आदमी लड़ रहे हैं। कितने आदमी लड़ रहे हैं? 1000।
दोनों हाथ में तलवार लेकर जब लड़ रहे थे ना, आसपास के 10 फीट का एरिया बिल्कुल क्या कर दिया था इन्होंने, साफ। अब इधर गोरा और बादल तीव्र गति से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनके सामने पूरी सेना टूट पड़ी है, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। इतनी देर में खैर जो आपके राणा थे वो तो किधर पहुंच गए, चित्तौड़ की तरफ वो तो पहुंच रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, और इधर इनकी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तब देखो एक चीज को समझो, जब यहां से राणा जा रहे हैं और गोरा को जब वो देखते हैं ना, तो गोरा को वो हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं, क्योंकि उस गोरा का उन्होंने क्या किया था, अपमान। और वही गोरा आज अपनी मृत्यु को लेकर के आया साथ में, किसको छुड़ाने, राणा को। तब वो कहते हैं कि गोरा जी आप साथ चलिए। गोरा जी कहते हैं महाराज आप आराम से निकल जाइए, इस मृत्यु को यहां रोक कर मैं क्या रहूंगा, खड़ा रहूंगा। ये जब शब्द उसने सुने, किन्होंने, रावल रतन सिंह ने, तब उनको मन में वो बात याद आई कि मैंने इस व्यक्ति का क्या किया था, अपमान, और ये आज चित्तौड़ के लिए मरने के लिए भी क्या है, तैयार। फिर वहां से वो तो निकल गए, और इधर आपको मैं बता दूं ये दोनों इतनी जबरदस्त तरीके से लड़े, इतनी जबरदस्त तरीके से इन्होंने युद्ध किया कि बहुत देर तक तो ये भारी पड़े किसके ऊपर, अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर। लेकिन जब बाद में इन्होंने देखा कि ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे, तो इनके साथ छल किया गया। क्या किया गया, छल। जफर के कुछ सैनिकों ने गोरा के पैर पर क्या मारे, तीर मारे, पीछे से। कहां से मारे, पीछे से। युद्ध में कभी भी वार कहां से होता है, आगे से। उन्होंने वार कहां से किया, पीछे से, क्योंकि जब लड़ रहे थे तो आसपास का एरिया पूरा क्या कर दिया, साफ। इसने कहा ये तो 3500 लोग आए हैं, पूरी सेना साफ कर देंगे भाई। तो उन्होंने कहां से वार कर दिया, पीछे से वार कर दिया। और जैसे ही पीछे से वार किया, गोरा का थोड़ा सा पैर डगमगाया, इतनी देर में जफर ने पीछे से वार करके गोरा की गर्दन क्या कर ली, काट ली। लेकिन आप वो दृश्य देखो कि उनका दर क्या हो चुका है, कट चुका है, फिर भी उनका क्या लड़ रहा था, धड़। और पीछे से जिस जफर ने वार किया था ना, उस जफर को भी गर्दन काट दी किसने, गोरा ने, उसको ही मार दिया। और लास्ट के 10-15 मिनट तक केवल धड़ लड़ता रहा। क्या लड़ता रहा, धड़। गर्दन कट गई है, धड़ लड़ रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, जब सर कट जाए धड़ लड़े, वो है राजस्थानी राजपूत। ये जो कहानी कही गई है वो किसके लिए कही गई है, गोरा के लिए। और गोरा की गर्दन कटी है, जब सूचना मिली किसको, बादल को, तो वो आंधी बन गया। क्या बन गया, आंधी। उसने कहा मेरे चाचा की मौत हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आंधी की गति से लड़ा, और ऐसा कहते हैं कि उसने कुछ ही क्षणों में सैकड़ों लोगों को मार डाला। कितने लोगों को मार डाला, सैकड़ों। लेकिन अंतिम में यहां पर भी फिर सेना इनकी ज्यादा ही थी, छल करके इसको भी क्या कर दिया गया, मार डाला गया। लेकिन ये दोनों जिस मकसद से यहाँ आए थे वो मकसद सफल हुआ। राणा को छुड़ाकर कहां ले आए, चित्तौड़। और अब यहाँ पर पागल हो गया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये पागल होकर के इसने चढ़ाई कर दी 1303 में, कहा, चित्तौड़गढ़ में। चढ़ाई करके पूरे दुर्ग को चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया। घेर कर इसने सोचा कि मैं दुर्ग की दीवारें तोड़ दूं, लेकिन दुर्ग की दीवारें इतनी मजबूत थी कि टूटी। अंदर से इसने बहुत दिनों तक डेरा डालकर रखा। मैंने आपको लिखाया था, जनवरी 1303 को इसने चारों तरफ क्या डाल दिया, घेरा। और अगस्त 1303 में ये दुर्ग के अंदर प्रवेश कर पाया। 8 महीने घेरा डाल करके क्या रहा, बैठा रहा। अब अंदर सारी सामग्री खाने पीने की क्या हो गई, समाप्त। तब रावल रतन सिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया, धारण कर लो केसरिया। क्या धारण कर लो, केसरिया। और अब हम लड़ेंगे, मरेंगे या मारेंगे। उस नीति से उन्होंने गेट क्या कर दिए, खोल दिए। दोनों सेना आपस में भिड़ गई, भयानक युद्ध हुआ। और उस युद्ध के दौरान, क्योंकि उनकी मात्रा कम थी, उनकी मात्रा ज्यादा थी, रावल रतन सिंह किसको प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। इस दौरान रानी पद्मिनी ने अपने साथ दुर्ग में मौजूद जितनी भी महिलाएं थी, अब देखो ये बहुत बड़ी बात है, यहां पर खतरा केवल रानी पर होता है, लेकिन साथ की महिलाओं ने भी इनका क्या दिया, साथ दिया। सारी महिलाओं ने यहां पर एक साथ इस अग्नि कुंड के अंदर अपने आप को क्या कर लिया, जोहर कर लिया। और आप ध्यान रखो, जब ये जोहर के लिए जाते हैं तो साथ में क्या ले जाते हैं, नारियल, जो अपन बोलते हैं, है ना, श्रीफल जिसको अपन कहते हैं, क्योंकि ये अकाल मृत्यु मरने जा रहे हैं और ये साथ में होगा तो वो आत्मा भटकेगी नहीं। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर इस अग्नि कुंड के अंदर कूद करके अपनी क्या दे दी, जान। और जब दुर्ग पर विजय प्राप्त की किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। जब उसने दुर्ग का दरवाजा खोला तो अंदर उसको राख, हड्डियां और उसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। पूरी दुनिया कहेगी कि अलाउद्दीन खिलजी जीत गया 1303 में, लेकिन वो जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य उसका कभी पूरा नहीं हुआ। और रानी पद्मिनी को जीतना चाहता था, वो उद्देश्य उसका पूरा नहीं हुआ। रावल रतन सिंह को घुटने पे बिठाना चाहता था, वो भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं दुर्ग पर अधिकार अलाउद्दीन का भले हो गया हो, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई, स्वाभिमान की। अब इस महिला को आप क्या कहोगे, जो महिला इतनी ज्यादा सुंदर थी कि पानी उतरते हुए भी गले के अंदर दिखाई दे रहा है, उस महिला ने अपने उस सुंदर शरीर को भी अपने स्वाभिमान के लिए क्या कर दिया, आग में समर्पित कर दिए। क्या आज की परिप्रेक्ष्य में ऐसा संभव है? आज कोई अपने आप को आग में झोंकेगा?
कई लोग कहेंगे ये गलत बात थी, सती प्रथा थी, क्या हुआ, मत मरते, कई लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन सबसे सर्वोपरि बात क्या रही? स्वाभिमान। स्वाभिमान झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उस दिन ये पद्मिनी झुक जाती तो पूरा पूरा मेवाड़ का स्वाभिमान क्या हो जाता? झुक जाता। इन्होंने अपने आप को किसमें झोंक दिया? आग में झोंक दिया। और ये महिला एक तरीके से देवी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? देवी। और कुछ सालों पहले आपको पता ही है कौन आए थे? संजय लीला भंसाली चित्तौड़गढ़ में शूटिंग करने आए, फिल्म पद्मावत बना रहे थे, है ना। और उसमें वो दिखा रहे थे कि रानी पद्मिनी का डांस सीन है किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। जिस पद्मिनी ने अपने आप को आग में झोंक दिया, आप उसको डांस करते किसके साथ दिखा रहे हो? झलक तक नहीं दिखाई जिसने, उसके साथ आप दिखा रहे हो। गलत बात है। ऐसा धोया इसको, ऐसा धोया यहाँ पे, ऐसा मारा किसको? संजय लीला भंसाली को। दोबारा लौट के कभी वापस चित्तौड़गढ़ नहीं आया। पूरा सेट बनाना पड़ा, वहां फिल्म के सीन हटाने पड़े, तब जाके फिल्म क्या हुई? रिलीज हुई। तो इतिहास के साथ छेड़खानी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने एक तरीके से अपना वहां योगदान दिया है उनका तो अपमान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। ये आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग देख रहे हो, ये रावल रतन सिंह, ये पद्मिनी आपको पता ही है। ये जो तोता है कौन सा है? हीरामन तोता। ये इस तरीके से डोलों में बैठकर गए थे। ये कौन है आपका? गोरा। ये कौन है? बादल। और ये आपकी कौन है? रानी पद्मिनी। और इन्होंने यहाँ पर इस कुंड में कूदकर क्या दे दिया? जौहर। अभी आप चित्तौड़गढ़ में जाएंगे तो इसको पूरा भर दिया गया है और उसके ऊपर गार्डन बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गार्डन। पूरा गार्डन बना दिया, क्योंकि अभी भी वहां से वाइब्रेशन वगैरह महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं वहां से आवाजें सुनाई देती थी, इस प्रकार की बातें आती है। तो अभी उसको पूरा पूरा ढककर अच्छा तरीके से क्या बना दिया? ऊपर गार्डन बना दिया है। मैंने वीडियो भी डाल रखा है ग्रुप में, आप देखना, मैंने पूरा उसको कवर किया है। तो ये पूरी इसकी कहानी थी। दूसरा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो लड़का आप देख रहे हो अल्पवयस्क लड़का बादल, जिसकी उम्र बिल्कुल युवावस्था की उम्र थी, ये जब आप वो क्षण याद करो जब ये लड़का यहां से जा रहा होगा कहां? युद्ध लड़ने के लिए। और स्वयं तिलक कौन कर रही है? रानी पद्मिनी। मातृतुल्य है, माता के तुल्य। एक बेटे को वहां से युद्ध लड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? विदा किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। एक लड़का, कम उम्र का लड़का मेवाड़ के लिए लड़ने और क्या करने जा रहा है? मरने जा रहा है। फिर अंदर की उनकी आप भावना को भी समझो कि ये 3500 लोग जब यहाँ मेवाड़ से निकले होंगे ना, तो उन्होंने अंतिम दर्शन किए होंगे किसके? चित्तौड़गढ़ के। घूमकर देखा होगा कि कल वापस हम देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनको पता था हम जा रहे हैं तो हमारी क्या होगी? मौत तो होगी। तो क्षण याद करो आप, इतनी जबरदस्त कुर्बानी दी है यहाँ मेवाड़ के लोगों ने। तो हमारे लिए क्या बात है? ये गर्व की बात है। मेवाड़ की धरती जो है, इसलिए पंडित नरेंद्र मिश्र ने क्या कहा? सुनाता हूं मैं, रक्त से रंजित वह कुर्बानी जिसके लिए यहाँ की मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। ये जो कहानी है, ये पूरी कहानी किसकी थी? 1303। ये चित्तौड़ का आपका हुआ प्रथम शाखा। चित्तौड़ का कौन सा शाखा है? प्रथम, 1303। और राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? 1301। कौन सा था? रणथंभौर। कौन था वहां पर? हमीर। कौन था? हमीर।